cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं LSE में और साथ में डायरेक्टर भी हैं साउथ एशिया सेंटर की। जी मुकुलिका, पहले ये ज़रूरी है कि इस जगह को इस्टेब्लिश करें कि हम हैं कहाँ। ये बड़ी तारीख़ी ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक तो है। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छत पे खड़े हैं हम। यहाँ पे BR अम्बेडकर ने अपनी PhD की थी और ये यहाँ का जो माहौल है, ये लिंकन्स इन फील्ड है। ये बहुत सिग्निफिकेंट। यहाँ पे लॉयर्स के चेम्बर्स हैं। यहाँ पे जिन्ना भी आए थे। वहाँ पे इस बिल्डिंग के पीछे इनर टेम्पल है जहाँ पे गांधी जी ने प्रैक्टिस किया था। जिन्ना और गांधी जी आसपास पड़े हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और बहुत वो ऐसे पीछे मैं देख रहा हूँ कि ये ईस्ट लंदन लगना शुरू हो जाता है। कैनरी वॉर्फ है जी। ये पूरा लंदन सिटी का, पहले आप देखें सेंट पॉल्स कैथीड्रल है, उसका जी। डोम दिख रहा है, उसके पीछे कैनरी वॉर्फ दिख रही है और ये शार्ड है। ये है शार्ड, सबसे ऊंची इमारत। इसके पीछे गर्किन है। अरे तो वाह। यहाँ से पूरा लंदन का जो स्काईलाइन है दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये स्काईलाइन मुझे दिखा दिया, जबकि मैं लंदन वाला हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था यहाँ से चढ़ के। हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? ये इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें एक किताब जो है वो है वाई इंडिया वोट्स। और हम बात करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रल सिस्टम है भारत में, या जो कॉमनवेल्थ देशों में कुछ समस्याएं हैं, और भारत एक आदर्श के रूप में पेश किया जाता है कि जहां शायद बेहतरीन सिस्टम है इलेक्शन का और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वोट देते हैं। तो समस्या ये है कि अब उसको सुधारने के लिए और क्या किया जा सकता है। डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी, आपकी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चिंताएं हैं जो भारत में जो भी कुछ हो रहा है इलेक्शन के हवाले से और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से भी, वो क्या चिंताएं हैं आपकी? देखिए, पहली बात जो है वो कहना ये चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में जो इतने तादाद से लोग वोट देते हैं, पिछली बार 2014 में रिकॉर्ड टर्नआउट था। बहुत लोग देते हैं। ये यहाँ पे जैसे UK में प्रॉब्लम है, एपैथी का प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में एपैथी नहीं है। लोग खुशी से एंथुजियास्टिकली वोट डालने जाते हैं। अब उसकी कई वजह हैं, लेकिन एक वजह यह है कि वो मानते हैं कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस ढंग से चलाई जाती हैं, सचमुच फ्री और फेयर हैं। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को मानते भी हैं और इस वजह से कुछ उम्मीद से लोग वोट डालने जाते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है कि ये बैलेट जो है अपना सीक्रेट बैलेट है। अब हमको पता है इंडियन इलेक्शंस में बहुत पैसा खर्चा होता है। $5 बिलियन का 2014 का बिल था। अब इतनी छोटी सी इकोनॉमी में, अब अमेरिका में आप देख लीजिए 6 बिलियन खर्चे हुए थे। उनकी इकोनॉमी की साइज़ हमारी 10 गुना है, लेकिन हमारे यहाँ $5 बिलियन खर्चे थे। अब पैसा है, वायलेंस है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानते हैं कि वोट डालना एक ज़रूरी नागरिक कर्तव्य है। भारत में जो भी इलेक्शन की व्यवस्था है बड़ी मजबूत है और अच्छी चली आ रही है, लेकिन फिर अब क्या चिंताएं हैं जिनको आपको लगता है कि हमें अभी संबोधित करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए और थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिस्टम ठीक ठाक बना हुआ है वो और बिगड़ जाए? तो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जो सीक्रेट बैलेट है, अब जब पेपर में हम लोग वोट डालते थे उसमें सीक्रेसी बना रहता था, क्योंकि जब पोलिंग बूथ से काउंटिंग सेंटर जाते थे तो वहाँ पे काउंटिंग सेंटर में आप बैलेट पेपर निकाल के एक बड़े से ड्रम में डाल के उसको मिक्स करके फिर काउंटिंग होती थी। तो रिज़ल्ट जब निकलता था तब ये नहीं पता चलता था कि किस पोलिंग बूथ से किस पार्टी को कितने वोट मिले। अब जब EVM इंट्रोड्यूस हुआ तो EVM से क्या है, हर एक पोलिंग बूथ की अपनी EVM होती है। तो वो EVM से जब आप काउंटिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि पोलिंग बूथ में देखिए 1000 से 1500 लोग हैं। अब कोई भी वहाँ का जो व्यक्ति है उसको पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया है। और अगर पता चल जाए तो समस्या यहाँ पे आ जाती है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने
किसको वोट दिया और उसका किसी हद तक। नतीजा हो सकता है कि उसको शायद इंटिमिडेट किया जाए, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब जो इलेक्ट होता है उसका तो कर्तव्य है सबके लिए काम करना, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। कुछ लेकिन पॉलिटिकल होता नहीं पार्टीज, है। हाँ, तो बदला लिया जाता है, कहा जाता है कि देखिए इस जगह से लोगों ने इस कैंडिडेट को दिया, इस पार्टी को दिया, और आगे चल के इसके साथ में हमको देखना है कि क्या करते हैं। दूसरी चिंता क्या है आपकी? तो इसमें जो सल्यूशन है एक सीक्रेट बैलेट का, ठीक है ना, उसमें एक है कि एक मशीन बनाई है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने, उसको कहते हैं टोटलाइज़र। अब ये मशीन अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक मिक्सिंग हो जाएगी। जो ड्रम में करते थे कागज़ के साथ, ये अब मशीन से, टोटलाइज़र से वोट मिक्स हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन बहुत ट्रायल वगैरह करके उन्होंने इसका पेश किया है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। लॉ कमीशन ने कहा है कि इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन अब तक कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बिल्कुल नहीं मान रही हैं कि इस मशीन को लाया जाए। अब जब तक टोटलाइज़र नहीं लाएंगे, हमारा वोट सीक्रेट नहीं है। टोटलाइज़र होना चाहिए, ये साथ में रिफॉर्म है। दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता ये है कि अब बात हो रही है कि जो इंडियंस इंडिया के बाहर रहते हैं उनको वोट दिया जाना चाहिए। अब बड़े बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं, पुराने डेमोक्रेसीज़ हैं, जिनकी संख्या कम है, लोगों की आबादी कम है, लेकिन वो भी डरते हैं इस बात से। लेकिन इंडिया ने अब कहा है, अभी तक हुआ नहीं है, कहा कि तो है। और कहीं ऐसा भी है कि शायद इसमें पार्टियां ये भी देखती हैं, कुछ पार्टी विशेष ये भी सोच सकती है कि कौन है जिसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, हाँ, NRI के वोट से। और इंडिया में तो ये बिल्कुल साफ है कि कुछ पार्टीज़ की इलेक्टोरल बेस इंडिया से बाहर कहीं ज़्यादा है, और कुछ पार्टीज़ ने ख़ास इसी दिशा में काम किया है बिल्कुल, कि बाहर जाके और इसलिए मजमा लगाना। और उनको काफ़ी 4 साल से देख रहे हैं हम कि ऐसे पार्टीज़ को, ऐसे जहाँ बड़े बड़े सभाएं होती हैं, लोग आते हैं, उनको वैसे बहुत जानकारी नहीं भी हो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन इसमें बहुत एंथुजियाज्म है कि हाँ वोट डालना है, वोट डालना चाहते हैं और इस एक ही पार्टी को तो मुकुलिका, उसमें मेरा ये कहना होगा कि जैसे फ़र्ज़ करिए मैं भी हूँ यहाँ पे, इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी हैं, जो लोग भी रहते हैं उनको इतना अधिकार तो मिलना चाहिए। जो भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं जैसे ब्रिटेन है, अब उसमें जब आप बाहर जाते हैं, एक्सपर्ट हैं, आप बाहर वोट डाल सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग भी कर सकते हैं आप, ये सारी संभावनाएं हैं। तो फिर एक भारतीय जो विदेशी मुद्रा भेजता है, फॉरेन करेंसी भेजता है अपने देश में, उसको वंचित क्यों किया जाए? ये मैं कहूँगा NRIs की तरफ से। उसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि देखिए, हम लोग बाहर, इंडिया के बाहर हैं, इसलिए इसको दूसरी तरह का माइग्रेशन समझ रहे हैं। इंडिया के अंदर इतनी माइग्रेशन होती है। अब आप सोच लीजिए, किसी भी बड़े शहर में, छोटे बड़े शहर में जो लोग घर पे काम करते हैं, वो गांव से आते हैं, इलेक्शन होता है उनके गांव में, वो पैसा खर्च करके वापस जाते तो हैं, उनके लिए तो वोट की इंतज़ाम उस नए शहर में तो नहीं होती है ना। तो ये अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी है, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी है। बहुत मुमकिन है कि जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, वो ये चाहती है कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है 2019 से पहले ही हो। तो क्या ये मुनासिब होगा काम? इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं इंडिया में, वो कह रही हैं मुमकिन नहीं है। उसके लिए जितना जांच करना पड़ता है, बैकग्राउंड चेक्स करने पड़ते हैं। अब वोटर्स लिस्ट जब इंडिया में बनते हैं, बहुत ज़्यादा काम है उसके पीछे। अब 1 साल के अंदर पूरे दुनिया के जितने इंडियंस हैं उनका वोटर्स लिस्ट ओवरनाइट ऐसे बन जाएगा। अगर बन तो सकता है, लेकिन वो ठीक से तरीके से बनाया जाएगा कि नहीं, ये पता नहीं। मैं आपकी बात से ये समझा कि होना तो चाहिए ये काम, लेकिन उससे पहले जो एनोमलीज़ हैं, जो भी खामियां हैं सिस्टम में, उनको दूर करना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि माइग्रेशन भारत के अंदर ही होता है, एक गांव से, एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं, उसको भी वोट का अधिकार होना चाहिए, और NRI को भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये कि इस सब को पहले समझ लेना चाहिए कि सिस्टम क्या है। हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन से अगर आप इस बारे में पूछे, देखिए इतना माइग्रेशन होता है, ये मुमकिन नहीं है कि हर बार आप वोटर्स लिस्ट इतने बार चेंज करें।
नए अब यहाँ से यहाँ लोग मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। आप लंदन से मैनचेस्टर चले गए तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस बदलना, इसका वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना, यही एक बहुत नहीं, यहाँ तो ये होता है कि हर 1 महीने 2 महीने के बाद में यहाँ पे जो काउंसिल है उसकी तरफ से लेटर्स आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं यही आपका नाम है, यही आपका एड्रेस है, यही आप पते से आप वोट डालते हैं। तो मतलब ये सारे साल वो प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, हमने 2 चिंताएं आपकी एड्रेस की हैं, तीसरी कंसर्न आपकी क्या है? तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये है कि इस साल एक आइडिया जो इंट्रोड्यूस हुई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है, हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। हाँ, उसमें कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही पार्लियामेंट में अरुण जेटली ने कि एक बॉन्ड होगा जो लगभग 2% के आसपास जिन पार्टियों को वोट मिलता है उनको वो दिया जा सकता है, और जो देने वाला है यानी कि जो डोनर है उसको वो जो बॉन्ड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेना होगा शायद, और 15 दिन के लिए वैलिड होगा, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही दिया जा सकता है। उस बॉन्ड को शायद किसी और जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, और शायद इससे 1 करोड़ रुपए तक उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। समस्या क्या है इसमें? मुझे तो कोई बात बुरी लगती नहीं इसमें। समस्या यही है कि जब आप ख़रीद रहे हैं बॉन्ड, आपको ये नहीं कहना पड़ रहा है कि आप किस पार्टी को देंगे। जब आप जमा कर रहे हैं तब आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि किसको दे रहे हैं। तो ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको पूरा एनोनिमाइज करती है। अब जानता एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको KYC भरना पड़ता है। आप जब पैसा जमा कर रहे हैं तब वो पता चल जाता है कि आप किसको दे रहे हैं। तो इसका ओवरसाइट तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि आप कौन किस पार्टी को किस दिन कितने पैसे दिए। तो रिफॉर्म्स तो होना ही चाहिए, कोई नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन जब भी आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं किस लिए ला रहे हैं, ठीक तरीके से ला रहे हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप देख लीजिए, इसमें ना कोई पार्लियामेंट में संसद में बहस हुआ, ये टेबल तक नहीं हुआ, ये आप फिनेंस बिल के अंदर घुसा के छुपा के उसको पास करवाया। अब इस तरह से रिफॉर्म्स करने का क्या फ़ायदा? किस तरफ आपका इशारा है कि जो फाइनेंस बिल में हुआ, जो मेजर जो चेंज है इलेक्टोरल फंडिंग के लिए आप कह रही हैं ना? जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो मामला है, आपका एतराज़ इसी पे है जी, कि इस पे ढंग से बहस होनी चाहिए थी। तो भारत में सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने क्यों नहीं की बहस? मतलब ये परवेज़ आलम और मुकुलिका बनर्जी ही रह गए हैं सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। लेकिन बहस करने का मौका कहाँ लगा? वो तो बिल के अंदर घुसा छुपा के अगर आप पास करवा दें, किसी को पता ही नहीं चला, पास हो गया तब। अब कुछ ऐसे बिल्स हैं पार्लियामेंट में जिस पे बहस नहीं होती है। फाइनेंस बिल ऐसा एक बिल है। और कहीं इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कहीं एक पार्टी शायद कुछ फ़ायदा उठाती है किसी चीज़ से, लेकिन ये कि और जो बाकी पार्टियां हैं वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब पार्टी जो सत्ता में है अगर वो किसी भी रिफॉर्म को छुपा के पास करे तो संदेह तो होगा ही। बिल्कुल होता है ना। और डेमोक्रेसी देखिए केवल इलेक्शंस के बारे में तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा अगर लोग जान नहीं पाएंगे। हम लोग एमपीओ को भेजते हैं संसद में, हमारे तरफ से वो बहस करें। अगर उनको बहस करने का मौका ही नहीं लगा इतने ज़रूरी चीज़ पे, तो ये किस तरह का रिफॉर्म है? सरकार ये कह सकती है जो आजकल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, कि भाई हम क्या डिबेट करें, ऑपोजिशन पार्लियामेंट चलने नहीं देता। वो एक अलग बहस है, खैर उसमें हाँ। अगर जाएंगे तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2019 का जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उससे पहले डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी, जिनकी एक किताब है उसका नाम है वाई इंडिया वोट्स, है ना, और उसका हिंदी अनुवाद भी जल्दी आने वाला है जी इस साल। और ये आपका एक स्पेशलाइजेशन है। वो क्या 3-4 रिफॉर्म्स हैं जो आप चाहती हैं कि होनी चाहिए कम से कम 2019 से पहले,
छोटी छोटी रिफॉर्म्स जो भी हो सकती है, और वो कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो आपको लगता है जिन पे बहस होनी चाहिए और अचानक नहीं होनी चाहिए? एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको कहा है, एक तो है कि टोटलाइज़र लाना चाहिए, कि मिक्सिंग हो बैलेट का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो पास हो गए, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। NRI वोटिंग नहीं होना चाहिए। और चौथी बात जो बहुत बहस चल रही है इस वक्त सब जगह कि ये साइमल्टेनियसली वन इंडिया वन वोट करके ये नेशनल और स्टेट इलेक्शंस को कोइंसाइड करना, ये जो बहस भी नहीं हो रही है, इसका डिस्कशन भी इतना नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे डेमोक्रेसी में कि नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को साथ साथ करने की वजह क्या है, ये हमको सोचना चाहिए। क्यों ये सरकार इतने हड़बड़ी में इतनी बड़ी रिफॉर्म लाना चाहती है? क्योंकि इसमें इतने रिपरकशंस हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सरकार ये कह सकती है, मैं सरकार की तरफ से ये जवाब दूंगा आपको कि इसलिए ताकि पैसे को बचाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके। पता चला फिर इलेक्शन हो रहा है, जो मोदी जी ने कहा अपने भाषण में, फिर एक और इलेक्शन हो रहा है, फिर एक और इलेक्शन हो रहा है, थक भी जाते हैं वो इसलिए कि उनको इतनी सारी रैलीज एड्रेस करनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये कि इतना सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। खैर ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वैलिड है मामला। तो सरकार ये चाहती है कि भाई एक साथ हो जाए किसी तरह से, जैसे पहले ज़्यादातर इलेक्शन थोड़ा सा इकट्ठा करके आसपास की डेट्स में 4-5 इलेक्शन साथ में हो जाते थे, तो और वो अब अभी भी हो रहे हैं। लेकिन नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को एक साथ करने का आइडिया जो है वो पहली बार हो रहा है। मुकुलिका, इसमें आपको दाल में काला क्या नज़र आता है? हमारा इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट तब तक बन सकती है जब तक बाकियों का उसमें कॉन्फिडेंस है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई तो वो सरकार गिर जाती है। चाहे 5 साल के लिए एक इलेक्शन होता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन ये कि अगर 1 साल के अंदर ही अविश्वास मत आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है और सरकार गिर जाती है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा और 4 साल की, तभी इलेक्शन होगा। और इस 4 साल के बीच अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो कब, अब ये तो बहुत ज़्यादा एक बुनियादी तौर से चेंज है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे तो बहस होनी चाहिए, ढंग से बहस होनी चाहिए, ज़बरदस्त बहस होनी चाहिए कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल, यही सबसे बड़ी बात ये है कि इसका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये फाउंडेशन है। इस चीज़ को हर अखबार, हर टीवी चैनल पे इस चीज़ को लेके बहस होनी चाहिए, और ये हो नहीं रही है। अब इतनी जल्दबाजी में कहा जा रहा है कि शायद इस साल ही नवंबर-दिसंबर में बाकियों के साथ नेशनल इलेक्शंस भी हम कर देंगे, लोकसभा विधानसभा मिला के। ये इतनी बड़ी चेंज इतनी जल्दी क्यों? इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन बाकी रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि ज़्यादातर जो रिफॉर्म्स हैं, जो भी कंसल्टेशंस हैं, वो इलेक्शन कमीशन से आना चाहिए, इसलिए कि एक रिस्पेक्टेड बॉडी है और उसको एक पूरा तजुर्बा है लगभग 70 साल का देश में इलेक्शन कराने का। जी, और इसको करवाने में, इसको क्रेडिबिलिटी लाने में 70 साल लग गए, और इसमें लगातार काम होती रहती है। तरह तरह के रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपको याद होगा जब EVMs इंट्रोड्यूस हुई, इस पे बहुत बहस चला था कि लोग डर जाएंगे, इसका कैप्चर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 70 साल उसको लग गए टू बिल्ड दिस क्रेडिबिलिटी, है ना। अगर इसके रिकमेंडेशंस, और कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे NRI वोटिंग, कि जिस स्टैंडर्ड से इंडियन इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, पूरे दुनिया में इंडिया का एक रैंकिंग है इस बात पे। लोग मानते हैं कि गरीब देश हो, बड़ा देश हो, लेकिन ये लोग इलेक्शन ढंग से करते हैं। इस चीज़ को, इस रेपुटेशन को हमको बनाने में इतने साल लग गए, अब इसको तोड़ने में 2 साल भी नहीं लगेंगे। एक तो साथ में बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जो अपने आप में, मैंने जैसे पहले कहा कि एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी साख को कहीं ना कहीं आँच आई है पिछले कुछ महीनों में। इलेक्शन कमीशन देखिए, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है। वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाहर काम कर सकती है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं
वो अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट करती है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इस हिसाब से कमिश्नर अपॉइंट करेंगे जो जल्दबाजी में आपके पसंद के रिफॉर्म्स लाएंगे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो ख़राब होगी ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 4 साल में कहीं कुछ उस क्रेडिबिलिटी को कम करने में सरकार या जो भी राजनीति रही है देश की, उसका कहीं कुछ रोल है जिसकी वजह से आपको चिंताएं हैं? ये जिस 3 चीज़ों पे हमारी बात हुई है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट, इलेक्टोरल बॉन्ड और NRI वोटिंग, ये 3, देखिए NRI वोटिंग पहले के गवर्नमेंट ने ये आइडिया चालू की थी, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जल्दी अब हो रही है, इस सरकार में हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जल्दबाजी में बिना बहस के पार्लियामेंट में डिस्कशन किए बिना फिनेंस बिल में घुसाना, ये सरकार का काम है। टोटलाइज़र मशीन बनने के बाद भी उसको बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने से रोकना, ये भी इसी गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो तब शक तो होता है ना कि इस तरह के रिफॉर्म्स जो लाने चाहिए वो नहीं लाया जा रहा है, जो रिकमेंडेशंस हैं वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि इतने बड़े चेंज को कि आप विधानसभा लोकसभा एक साथ कर रहे हैं, इतने बड़े चेंज को आप इतनी जल्दबाजी से बिना पब्लिक डिस्कशन के, बिना बातचीत के आप कर रहे हैं, तो शक तो होता है कि इतनी जल्दी किस बात की। आपके पास कहीं कोई ऐसे सुझाव हैं जो इलेक्टोरल फंडिंग के हवाले से हों कि किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि भारत में इस बात पे भी चर्चा है कि इतना पैसा खर्च होता है इलेक्शन में और वो ज़्यादातर ब्लैक मनी होती है, काला धन होता है। अब उसका ये है कि अभी कैश पेमेंट्स होती थी, उसका सीलिंग होता था 20,000, अब उसको कम करके 2,000 कर दिया है इसी बिल के नाते। इसको आप एबॉलिश कर दीजिए ना, कैश पेमेंट्स अलाउ क्यों करते हैं? ये तो एक बहुत सिंपल सा रिफॉर्म हो सकता है, इमीडिएट रिफॉर्म हो सकता है कि आप पूरी तरह से बैन कर दीजिए कि कैश पेमेंट्स हो ही नहीं सकते। मेरा मतलब ये था कि जैसे कि इस मुल्क में जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और अभी आपने ये लंदन है जो इन है, और जहाँ पे गांधी जी, अम्बेडकर जी जिस जगह हम खड़े हैं LSE, यहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। क्या ये मुमकिन है कि इस देश से भी हम कुछ थोड़ा सा ये सीखें कि यहाँ इलेक्शन की फंडिंग में, जैसे मैं पिछले दिनों देख रहा था, अब से लगभग 18 साल पहले एक संशोधन आया था, तरमीम अमेंडमेंट, और उसमें यह था कि सरकार की तरफ से फंडिंग होती है और उसमें लगभग ये है कि 2 मिलियन पाउंड्स तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे जो जिनके कम से कम 2 MPs हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, लिब डेम्स हैं, SNP है, प्लाइड कमरू है, लगभग 8 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनको फंडिंग होती है सरकार की तरफ से। क्या ये संभव है कि भारत में कहीं कुछ ऐसा हो कि भाई आप 2% वोट ले आइए और उसके बाद में आपको कुछ फंडिंग हो और उसके अलावा फिर कोई पैसा खर्च ना हो? आइडियाज़ हम ले सकते हैं अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, रेगुलेशन का, इसकी ज़रूरत है। अब हमारे देखिए 300 के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप किस किस को पैसे दें? स्केल देखिए आप। हाँ, यहाँ का एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और इंडिया का एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप कंपेयर करें तो वो 20 गुना बड़ा है। तो यूके से हम अगर इस तरह के पॉलिसीज़, बिल्कुल हमको खोज करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन अडॉप्ट कर सकते हैं कि, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीखने की बात यह है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है। और जो दूसरी बात मैं समझा, 300 पाउंड भी अगर कोई ज़्यादा खर्चे, 300 पाउंड तक उसकी जांच होती है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, हर एक न्यूज़पेपर में आ जाता है इस देश में। इस तरह का ट्रांसपेरेंसी, यही हमको, वी शुड एस्पायर टू दिस। और मैं आपकी बात से ये समझा कि जो भी रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, वो जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, उन पर थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया, थैंक यू। cineinc.com